Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.109 from Irodo Hitley series. यार बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है ना, और बहुत ही लैंग्वेज वाइज अगर इसको पढ़ने बैठोगे तो बहुत अजीब सा स्टेटमेंट समझ में आता है कि कुछ क्लियर नहीं होता चीज़ों दिमाग में कि क्या कहना क्या चाह रहा है। और सर्कुलर मोशन की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है ये कि क्या क्या स्टेबिलिटी की डिपेंडेंट क्या फोर्सेज लग सकते हैं उस पर। तो ध्यान से सुनना है ना, मज़ा आएगा क्वेश्चन करके। हमें दे रखा है कि पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द पार्टिकल्स वेलोसिटी। यानी कोई पार्टिकल चल रहा है, कैसे भी चल रहा हो हमें नहीं पता, लेकिन फोर्स हमेशा उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, इतना है। डिपेंड्स ऑन ए डिस्टेंस सर्टेन पॉइंट ऑन द प्लेन। कोई एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, इस प्लेन में कोई पॉइंट है सर्टेन, यहाँ से डिस्टेंस आर पर वो फोर्स डिपेंड करता है। मान लो पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ से डिस्टेंस पर, और अगर मान लो वो जो फोर्स है वो इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा हिंट मिलता है कि यार ऐसी सिचुएशन हमेशा सर्कुलर मोशन के अंदर बनती है कि जिसमें अगर स्पीड कांस्टेंट स्पीड से अगर पार्टिकल चल रहा हो तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर रहता है और फिक्स पॉइंट सेंटर के तरफ लगता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि विर एन इज ए कांस्टेंट एट व्हाट वैल्यू ऑफ एन विल द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कल बी स्टेडी। तो आर की आर की जो पावर एन है उस एन की किस वैल्यू के लिए जो सर्कुलर मोशन जब वो करेगा पार्टिकल तो वो सर्कुलर मोशन स्टेडी होगा, यानी स्टेबल सर्कुलर मोशन का ऑर्बिट होगा, तो वो एन की पावर कितनी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ठीक है यार, अब देखो, हम देखते हैं कि हमने मान लिया कि किसी भी इंस्टेंट पर मान लो कोई इस प्लेन में, ये मान लो सर्कुलर मोशन में था और इस पॉइंट पे हमें पता तो रखना नहीं कौन सा पॉइंट है, तो हम कोई जनरल पॉइंट लेकर के देखते हैं। मान लो कि कोई ओ डैश पॉइंट है यहाँ से और इस तरीके से फोर्स लग रहा है ना, ये ओ डैश पॉइंट मान लिया, यहाँ से डिस्टेंस आर के प्रोपोर्शन में है और हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है। एक्चुअल में जनरल सिनेरियो ये होना चाहिए कि हमें ये पता नहीं है कि उसी पॉइंट से ज्वाइन करने वाली आर के परपेंडिकुलर है ना। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पार्टिकल्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन अ डिस्टेंस एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन डिस्टेंस आर, है ना। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होता है, लेकिन वो फोर्स जो डिपेंड करता है वो किसी फिक्स पोजीशन से डिस्टेंस की पावर वन बाई आर की पावर एन पर डिपेंड करता है। तो हमें ये डिफाइन नहीं कर रखा कि जो वेलोसिटी फोर्स जो परपेंडिकुलर है वो उसी लाइन के अलोंग है क्या। लेकिन जब हम इसको आगे समझेंगे ना कि हमें दे रखा है कि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन बाई फोर्स जीरो होगा, यानी कि स्पीड तो कांस्टेंट होगी, ये बात पक्की है। यानी इस पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं होगी। साथ ही साथ फोर्स वन अपॉन में आर टू द पावर एन है, तो फोर्स को के अपॉन में आर टू द पावर एन मान लेते हैं हम, और फिर हम एन निकाल लेंगे। प्रोपोर्शनलिटी तो सेम ही रहेगी, कांस्टेंट के लगा दिया मैंने, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हमें देखो ये दे रखा है कि पार्टिकल टू बी इन सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर। सवाल में जो दे रखा है कि अगर वो सर्कुलर मोशन में घूमे तो फिर एन की पावर क्या होनी चाहिए, आर की पावर एन में एन क्या होना चाहिए। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो सेंटर की तरफ घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो ये जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स के अपॉन में आर टू द पावर एन, ये जो फोर्स लगेगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। सर्कुलर मोशन में अगर घूम रहा है तो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स इस वाले रेडियस के हिसाब से एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए, बट वो फोर्स के इंटू ये वाली आर की पावर के अपॉन में वन अपॉन के अपॉन में आर टू द पावर एन इसके हिसाब से दे रखा है। स्टेबल होने के लिए एम वी स्क्वायर बाई आर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। के अपॉन में आर टू द पावर एन मस्ट बी कांस्टेंट, क्योंकि वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर कांस्टेंट है। स्पीड तो देखो कांस्टेंट है ही, हमने पहले पता कर लिया क्योंकि फोर्स परपेंडिकुलर है। और अगर सर्कल में घूमेगा तो फिर रेडियस भी कांस्टेंट है, अगर रेडियस कांस्टेंट है तो ये फोर्स कांस्टेंट है, ये फोर्स कांस्टेंट है तो ये भी फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलो, फॉर दैट आर शुड नॉट चेंज विद मोशन। इसका मतलब ये है कि ये जो कांस्टेंट है भाई, प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ आर के साथ में, तो के तो एक कांस्टेंट था ना। हमें ये पता ही नहीं लग पाता कि ये जो पार्टिकल, ये जो पॉइंट है जिसके अराउंड ये घूम रहा है, जहाँ से डिस्टेंस आर मेजर करी जा रही है, वो सेंटर का है कि कहाँ का। उसके लिए हमें इसको समझना पड़ेगा ना। उसके लिए हमें इस चीज़ पर ध्यान देना जरूरी है कि क्योंकि वो एम वी स्क्वायर बाई आर कॉन्स्टेंट रहेगा एक स्टेबल ऑर्बिट के अंदर, तो के अपॉन में आर टू द पावर एन भी कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, और के तो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है तो आर भी तो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि पावर एन तो कांस्टेंट रहेगी। एन की वैल्यू पर डिपेंड, हम बताने की एन की वैल्यू क्या पॉसिबल है। एन तो कांस्टेंट रहेगा, जो भी रहेगा किसी भी एक सिनेरियो में एन की जो भी वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट रहेगी। वो एन की वैल्यू रेंज में जरूर आ सकती है, क्योंकि हमें पूछा कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, हो सकता है रेंज में आ रही हो, लेकिन किसी एक सिचुएशन में तो एन की वैल्यू एक ही रहेगी। तो ये जो के अपॉन में आर टू द पावर एन है ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। इसको कांस्टेंट होने के लिए एक ही कंडीशन बचती है, आर कांस्टेंट हो। अगर आर कांस्टेंट होगा तभी किसी एक सर्कुलर मोशन के लिए वो के अपॉन में आर टू द पावर एन एक कांस्टेंट फोर्स बन पाएगा, जो कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट जो होगा सर्कुलर मोशन का एम वी स्क्वायर बाई आर के इक्वल हमें प्रोवाइड करवा पाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स।
तो आर शुड नॉट चेंज विद मोशन एंड फॉर दैट स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉइंट बाहर की तरफ लाई करेगा या फिर ओ के अलावा किसी भी पॉइंट पर लाई करेगा तो पार्टिकल की डिस्टेंस तो भाई सर्कुलर मोशन में अगर ये चलेगा तो बदलेगी, और बदलेगी तो फोर्स बदलेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है क्योंकि स्पीड नहीं बदल रहा और स्टेबल रेडियस आर है, आर में वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो फिर वही वो रेडियस भी नहीं बदल रहा तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बदलना चाहिए। लेकिन अगर आर बदलेगा तो स्मॉल आर बदलेगा तो बदल जाएगा। वो स्मॉल आर कब नहीं बदल सकता, जब ओ डैश ओ पर ही हो, यानी कि पार्टिकल की डिस्टेंस हमेशा किसी फिक्स पॉइंट से आनी चाहिए, उस पर डिपेंड करना चाहिए, फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये वही पॉइंट होगा, अगर यहाँ से डिस्टेंस देखो तो कहीं चला जाए पार्टिकल, फिर कैपिटल आर ही डिस्टेंस रहेगी तो फोर्स कॉन्स्टेंट रहेगा उसका। समझ में आ गई बात? तो बस यही है, ठीक है, कि जो रेडियस है तुम्हारी, जो स्मॉल ओ डैश है वो ऊपर होना चाहिए, यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर होंगे, यानी कि पार्टिकल पर जो लगने वाला फोर्स अपन अपॉन में आर टू द पावर एन, वहाँ पे जो आर है वही रेडियस होगी, है ना। ये वाली चीज़ तुम्हें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, है ना, इतना डिटेल में एनालिसिस तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सोल्यूशन पूरा देखा करो, और जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए उसमें इसी लेवल के अंडरस्टैंडिंग के साथ में मैंने सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करें, तो तुम पूरी सीरीज चेकआउट कर सकते हो इरोडो हिटले सीरीज की, ठीक है। इरोडो के जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए और जो मैं आगे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि भाई हाँ, अब उस पॉइंट को अगर सर्कुलर मोशन में है वो पार्टिकल, तब तो वो ओ डैश वाला पॉइंट ओ पर ही होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो फिर जो आर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट जो है वो रेडियस ऑफ स्टेबल सर्कल बन जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस होगी, जो डिस्टेंस वो रेडियस बन जाएगी। तो फिर वही बन जाए रेडियस और स्मॉल आर, जो फोर्स का एक्सप्रेशन में स्मॉल आर है और जो पार्टिकल की रेडियस है वो सेम होगी, तो हम लिख सकते हैं जो सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स इस बार के वन अपॉन में आर टू द पावर एन है, और वो रिक्वायरमेंट जो एम वी स्क्वायर पे आर होगा उसके बराबर होगा, क्योंकि आर दोनों बराबर हैं इस बार, इसलिए सेम लिख दिया। स्टेबल ऑर्बिट होने के लिए क्या होगा कि कंडीशन क्या होनी चाहिए स्टेबल ऑर्बिट होने के लिए, अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं रेडियली इन और आउट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, इट मस्ट कम बैक टू द सेम ऑर्बिट, यानी कि इस मान लो ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर मैं इसको रेडियली आउटवर्ड शिफ्ट करूं इस रेडियस में तो वापस लौट के आ जाना चाहिए, और अगर मैं रेडियस कम करूं तो वो वापस लौट के दूर चला जाना चाहिए। अगर ऐसा सिनेरियो बनेगा तब तो हम बोल पाएंगे कि यही वाला ऑर्बिट जो है ये स्टेबल ऑर्बिट है, ठीक है, गिवन फोर्स के लिए। तो ठीक है, फिर अगर ऐसा हो कि हम बाहर की तरफ ले जाएं तो अंदर की तरफ आने वाला फोर्स बढ़ जाना चाहिए, अंदर की तरफ लग रहा कौन सा रहा है के अपॉन में आर टू द पावर एन लग रहा है, और रिक्वायरमेंट है एम वी स्क्वायर बाई आर की। तो जैसे जैसे अगर मैं आर बढ़ाऊँ रेडियस बढ़ाऊँ तो सर्कल में घूमने के लिए रिक्वायरमेंट है एम वी स्क्वायर बाई आर भी आर जो है वो बढ़ाऊंगा वो घट जाएगा, और के अपॉन में आर टू द पावर एन ये भी घटेगा। लेकिन नेट फोर्स अंदर की तरफ होने के लिए जो के अपॉन में आर टू द पावर एन है वो ज़्यादा होना चाहिए अभी भी जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है उससे, क्योंकि अगर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही अगर फोर्स लग रहा है तब तो उस ऑर्बिट में घूम जाएगा। अगर मैं रेडियस बढ़ाई और फिर से जो फोर्स आया वो रिक्वायर्ड यहाँ के रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आ गया, फिर तो ये ऑर्बिट भी स्टेबल हो गया। लेकिन अगर कम कम रहा तो फिर वो उसमें घूम नहीं पाएगा, वो दूर चला जाएगा। और लेकिन अगर ज़्यादा रहा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा है अंदर की तरफ फोर्स, तो फिर वो उसको अंदर पुल कर लेगा, एक तो सर्कुलर मोशन भी करवा पाएगा लेकिन अंदर भी पुल कर पाएगा क्योंकि उससे ज़्यादा फोर्स है। तो बस यही कंडीशन लगानी है हमें। कंडीशन ये है कि अगर हम उसको इन आउट आउट मूव करें तो फाइनली वो वापस उसी ऑर्बिट में आ जाना चाहिए, एंड फॉर दिस द फोर्स मस्ट बी अराइज ओवर द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है ना उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स आना, उससे ज़्यादा फोर्स आना चाहिए सेंटर की तरफ उसको वापस खींचने के लिए, या फिर सेंटर की तरफ खिसकाया तो वापस धकेलने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स आना चाहिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के अलावा, टू टेक इट बैक टू द स्टेबल ऑर्बिट। वो कहाँ से आएगा कि अपन में आर टू द पावर एन जो है, अगर ये एम वी स्क्वायर बाई आर के हिसाब से जैसे जैसे ये बदल रहे, अगर ये वैसे ही ये बदले तब तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा, फिर तो बराबर रहेंगे। लेकिन ये अगर बाहर ले जा रहे हैं तो ये ज़्यादा बढ़ना चाहिए, अगर पास में ला रहे हैं तो ज़्यादा घटना चाहिए, मतलब बाहर ले जा रहे हैं तो ये ज़्यादा घटना चाहिए कि अपन में आर टू द पावर एन कम घटना चाहिए, और अगर अंदर ला रहे हैं तो फिर ज़्यादा घटना चाहिए ताकि फिर वापस से बाहर जा सके। समझ में आ गई बात? तो हमें दे रखा है कि इफ़ इंक्रीज द रेडियस बाई डेल्टा आर, मान लो हमने रेडियस डेल्टा आर से इंक्रीज कर दी, तो अब जो नया फोर्स होगा वो के अपॉन में आर प्लस डेल्टा आर की पावर एन हो जाएगा, क्योंकि आर पर डिपेंड कर रहा है। और वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो एम वी स्क्वायर अपॉन में आर प्लस डेल्टा आर बन जाएगा ना, रेडियस बढ़ गई तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी। अब मान लो अगर ये दोनों बराबर हैं तब तो पार्टिकल नए ऑर्बिट में सेटल हो ही जाएगा ना, ये स्टेबल बन जाएगा। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अगर वो नए फोर्स के बराबर हो गया, मतलब नए ऑर्बिट में रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और जो फोर्स चेंज होकर के अपन में आर टू द पावर आर प्लस डेल्टा आर की पावर एन के बराबर बना, अगर ये बराबर हो गए तब तो उसी ऑर्बिट में घूम जाएगा, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। बट टू रिस्टोर द इनिशियल स्टेबल इक्विलिब्रियम, इनिशियल ऑर्बिट को अगर मुझे
रिस्टोर करना है तो अंदर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगना चाहिए। अंदर की तरफ फोर्स ये लग रहा है, ये तो रिक्वायरमेंट है ना, ये तो इस ऑर्बिट में घूमने की रिक्वायरमेंट है, ये तो पूरी करेगा ही करेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स अंदर की तरफ लगना चाहिए ताकि अंदर पुल कर पाए, क्योंकि अगर इतना ही लगेगा तब तो वो सर्कल में घूमेगा, वो अंदर पुल नहीं कर पाएगा उसको, तो उससे एक्स्ट्रा लगना चाहिए। तो ये जो एफ डैश फोर्स है, के अपॉन में आर प्लस डेल्टा आर टू द पावर एन, ये रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स एट न्यू ऑर्बिट उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो के अपॉन में आर प्लस डेल्टा आर टू द पावर एन ज़्यादा होना चाहिए एम वी स्क्वायर अपॉन में आर प्लस डेल्टा आर से। अगर हम उसको रेडियस बढ़ा रहे हैं तो, घटा रहे हैं तो फिर ये कम हो जाना चाहिए ताकि ये बढ़ा रहे और वापस से बाहर की तरफ चला जाए। समझ में आई बात? अगर ये कम हो जाएगा, मान लो हमने रेडियस कम करी तो ये वाला फोर्स कम रह जाना चाहिए ताकि अंदर की तरफ रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स कम पड़ गया तो फिर वो सर्कल में घूम नहीं पाएगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो नई ऑर्बिट में ही तो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो अगर रेडियस बढ़ा रहे हैं तब तो ये बढ़ जाना चाहिए, रेडियस घटा रहे हैं तब ये घट जाना चाहिए इससे। चलिए, अब हमारे पास के अपॉन में आर टू द पावर एन अगर एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर है। अब इसमें एन की कंडीशन लगाते हैं, है ना, यही फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है और ये रिक्वायरमेंट है सेंटर की तरफ सर्कुलर ऑर्बिट के लिए। अगर एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है तो इसमें भी नीचे आर, इसमें भी नीचे आर, तो ये ऐसा बनेगा। और अब आर को अगर मैं बढ़ा भी दूंगा तो जितना ये चेंज होगा उतना ही सेम चेंज होगा भाई, दोनों तरफ सेम चेंज हो जाएंगे। अगर मान लो आर को मैं 1.5 टाइम करता हूँ तो यहाँ पे भी 1.5 आर आएगा, मैं भी 1.5 आर, तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो नया ऑर्बिट स्टेबल बन जाएगा जैसा कि होता भी है। तो एन की अगर वैल्यू 1 है, 1 वैल्यू के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस रेडियस में ले जाओगे उसी में घूमने लग जाएगा। अगर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एक से ज़्यादा है, तो अगर ये वैल्यू एक से ज़्यादा है एन की पावर, तो आर में चेंजेस ज़्यादा आएंगे यहाँ पर। यानी कि अगर मैं डबल कर दूँ, 2 लिखूँ तो 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगी। मान लो एक से बड़ी है, एन की वैल्यू 2 है, तो इसको 2 आर कर दिया, इसको भी 2 आर, तो ये तो डबल ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2 आर का स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें चेंजेस ज़्यादा आएंगे अगर एन की वैल्यू एक से ज़्यादा होगी तो। समझ में आ गई क्या बात? इसमें अगर चेंजेस ज़्यादा आएंगे तो अगर आर बढ़ा रहा हूँ, आर बढ़ाने पर ये घटेगा भाई, डिनोमिनेटर में है तो ये घटेगा, तो ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, लेकिन इसमें चेंज ज़्यादा आएगा तो इस वजह से ये ज़्यादा घटेगा। ऑब्वियस सी बात है, आर टू द पावर एन एक से ज़्यादा बड़ा नंबर है तो डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ेगा, इस वजह से ओवरऑल वैल्यू इसकी ज़्यादा घटेगी। ज़्यादा घटेगी तो फिर फाइनली ये ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा रहेगा, तो रेडी मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है सर्कुलर मोशन की वो पूरी नहीं हो पाएगी, पूरी नहीं हो पाएगी तो सर्कल में घूम नहीं पाएगा, तो बाहर चला जाएगा, पार्टिकल विल गो फर्दर अवे फ्रॉम द ऑर्बिट। या फिर ऐसा मान लो कि मैं पार्टिकल की फ्रेम में बैठ जाऊँ तो बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड एम वी स्क्वायर बाई आर लग रहा है, अंदर की तरफ ये एफ डैश लग रहा है, तो बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर बाहर दौड़ा देगा ना उसको। या तो पार्टिकल फ्रेम से देख लूँ या फिर ऐसा देख लूँ कि अगर ये कम रह गया तो रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स पूरा हो नहीं पा रहा, रिक्वायरमेंट पूरी हो नहीं पा रही, इस वजह से फोर्स वो पार्टिकल फ्लाई ऑफ कर जाएगा। दोनों ही तरीके समझ सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम से और पार्टिकल के फ्रेम से। लेकिन अगर एन लेस देन 1 हुआ, अगर एन लेस देन 1 हुआ तो के अपन में आर टू द पावर एन में फिर से अगर एन लेस देन 1 हुआ तो इसमें चेंजेस कम आएंगे, इसमें ज़्यादा आएंगे। यानी इसको डबल कर दूंगा तो ये √2 टाइम्स ही होगा। अगर मान लो एन की वैल्यू 1/2 है, तो अगर मैं आर को डबल करता हूँ तो ये तो आर बनेगा, आर को ये 2 आर बन जाएगा, 2 आर की पावर 1/2, तो ये आर की 2 की पावर 1/2, यानी कि √2 टाइम्स ही इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है। तो ये कम चेंज होगा, तो आर बढ़ाने से घटेंगे तो दोनों ही ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दोनों में नीचे आ रहा है। लेकिन ये ज़्यादा घटेगा, तो ये ज़्यादा घटेगा और ये कम घटेगा क्योंकि इसमें कम चेंज आएगा, क्योंकि पावर एक से छोटी है। तो अगर ये कम घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा रहेगा बाद में, दोनों घट रहे हैं लेकिन ये ज़्यादा घट जाएगा तो ये कम रह जाएगा ना इन दोनों में से, ये कम रह जाएगा तो ये ज़्यादा। और अगर ये ज़्यादा रहा तो हमने रेडियस बढ़ाई थी देखो, और अंदर की तरफ फोर्स ज़्यादा है तो रिक्वायरमेंट से भी, तो फिर वो अंदर पुल करेगा, उसको पुल करेगा तो उस पुराने ऑर्बिट में ले आएगा। तो यहाँ से हम सीधा सीधा देख सकते हैं, थ्योरेटिकली समझ सकते हैं इस बात को कि भाई एन की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। बट हम न्यूमेरिकल कंडीशन भी निकाल लेंगे, पार्टिकल को स्टेबल ऑर्बिट में रहने के लिए एन लेस देन 1 होना चाहिए। 1 के लिए तो सारे स्टेबल ऑर्बिट है, किसी एक फिक्स ऑर्बिट को स्टेबल होने के लिए एन लेस देन 1 होना चाहिए। दूसरा मेथड जो हम मैथमेटिकली इसको अगर प्रूव करना चाहें तो यहाँ से एक तो ये आ गया कि भाई एन लेस देन 1 होना चाहिए। मैथमेटिकली ये कि भाई हमारा जो के अपॉन में आर प्लस डेल्टा आर टू द पावर एन है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए एम वी स्क्वायर अपॉन में आर प्लस डेल्टा आर से। अगर मैं रेडियस बढ़ा दूँ तो, अगर मैं रेडियस बढ़ा करके आर प्लस डेल्टा आर कर दूँ तो उस सिनेरियो में ये ज़्यादा होना चाहिए तुम्हारा फोर्स के अपॉन में आर प्लस डेल्टा आर टू द पावर एन, ये ज़्यादा बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ आर टू द पावर एन कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो ये आर टू ये जो के अपॉन में आर टू द पावर एन है एम वी स्क्वायर बाई आर से कट जाएगा, क्योंकि इनिशियल अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू थी के अपॉन में आर टू द पावर एन, ये एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर थी पुराने ऑर्बिट के अंदर, तो ये वैल्यू दोनों तरफ से कॉमन आकर कट जाएगी। समझ में आ रही बात? और अगर ये कट जाएगी तो फिर बाकी बचा हुआ पैरामीटर है, इसको सोल्व करेंगे, इसको ऊपर, ये डिनोमिनेटर में थे उसको ऊपर ले जाएंगे दोनों तरफ, और यहाँ पर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, ये दोनों को रिवर्स कर देंगे ना, यहाँ पर दोनों को पलट देंगे तो ये जो इनइक्वालिटी थी इसका भी साइन पलट जाएगा, ये डिनोमिनेटर
इधर भी ऊपर ले गए, इधर भी ऊपर ले गए, और ऐसा करने से, पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा और ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन हो जाएगा। और फिर हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे तो एन अंदर आ जाएगा, तो 1 + n डेल्टा आर बाई आर इक्वल लेस देन 1 + डेल्टा आर बाई आर। 1 से 1 कट जाएगा, फिर डेल्टा आर से डेल्टा आर कट जाएगा, एन लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इतना डिटेल्ड सोल्यूशन और अच्छे से तुम्हें, है ना, शायद ही देखने को मिले। बट हाँ, मेरी कोशिश थी कि मैं अपना बेस्ट दूं और तुम्हें अच्छे तरीके से, जितना कंसेप्चुअली डीप जा करके तुम्हें समझा पाऊँ, मेरी कोशिश थी समझाने की। फिर भी कोई डाउट हो तो तुम वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हो, या फिर कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हो। और उसके अलावा अपना जो माफियाज डाउट किलर्स है डाउट ग्रुप टेलीग्राम पर, वहाँ पर आकर तुम मुझसे डाउट डिस्कस कर सकते हो। अपना टेलीग्राम चैनल भी है फिजिक्स माफिया के नाम से, जहाँ से क्लासेस की अपडेट वगैरह तुम ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करोगे माफियाज डाउट क्लास ग्रुप एंड फिजिक्स माफिया, तो वो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तुम्हें। ठीक है, तो भाई मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे सोल्यूशन के साथ में, अच्छे से कंसेप्ट के साथ में। बाय।